हेलो दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब चैनल एनडी कोचिंग पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान की घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज को पढ़ रहे हैं। इसमें से राजनीतिक दल चैप्टर को देख रहे हैं। इसी में से 19 क्वेश्चन हो गए थे। आज उसी क्रम में हम लोग 20वां क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए 20वां क्वेश्चन क्या है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए एक तरफ क्या है, राजनीतिक दल है और दूसरी तरफ क्या है, गठन का वर्ष, यानी कि राजनीतिक दलों का स्थापना या गठन कब हुआ था, इसका मिलान करना है। ठीक है। सीपीआई का मतलब है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये क्या है, एक राष्ट्रीय दल है। इसके पहले हम लोगों ने प्रश्न में चर्चा कर लिया था, भारत में क्या 6 राष्ट्रीय दल हैं और उसकी स्थापना को भी देखा था, कब कब उसकी स्थापना हुई थी। तो ये देखिए सीपीआई और सीपीएम। सीपीआई की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, वो कब हुई थी, 1920 में हुई थी। सीपीआई की स्थापना 1920 में हुई थी। अब इसी सीपीआई का बाद में जो है खंडन, यानी कि ये पार्टी, इसका विभाजन हो जाता है कब, 1964 में विभाजन हो जाता है। और 64 में इसका जो नाम अलग एक पार्टी बनती है सीपीआई, ठीक है, यम करके, या सीपीएम भी इसको कहा जाता है, मार्क्सवादी। और इसकी स्थापना कब होती है, 1964 में। तो देखिए सीपीआई ये हो जाएगा 1920 और सीपीएम क्या हो जाएगा, 1964 हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए अब इसमें CAIDMK, ठीक है, ये पार्टी यानी कहाँ पर उसमें सक्रिय है, तमिलनाडु में। ठीक है, इसका राजनीतिक क्षेत्र कहाँ पर, तमिलनाडु। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में। तो देखिए मैच, सीपीआई ये क्या हो जाएगा आपका, 1920 हो जाएगा, सीपीएम हो जाएगा 1964 हो जाएगा और AIDMK हो जाएगा 1972 हो जाएगा। इसी तरीके से ये सही मिलान हो जाएगा। अब इसमें से जो भी सही होगा उसको देख सकते हैं। व्याख्या पढ़ लेते हैं एक बार, इसमें क्या लिखा हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ देखिए नोट व्याख्या में, EMN राय और अवनी मुखर्जी आदि ने 1920 में ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किया था। यानी कि सीपीआई की जो स्थापना हुई थी, सीपीआई की स्थापना 1920 में कहाँ पर, ताशकंद में। ताशकंद का उज्बेकिस्तान, ठीक है। लेकिन उसकी भारतीय इकाई, ठीक है, भारतीय इंडियन यूनिट की स्थापना, ठीक है, जो कि वर्तमान सीपीआई है, 1925 में कानपुर में हुए साम्यवादी नेताओं के सम्मेलन में सिंगार बेली चेट्टियार, एसवी घाटे, मुजफ्फर अहमद आदि के नेतृत्व में हुई थी। इस प्रकार वर्तमान में भारत में राजनीतिक रूप से सक्रिय सीपीआई, जिसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है, की स्थापना वर्ष 1920 है तथा प्रश्नगत वर्षों के संदर्भ में विकल्प ए को इस प्रश्न का उत्तर माना जा सकता है। वही हम लोगों ने कहा, जो सीपीआई 1920 हो जाएगा, सीपीएम 1964 हो जाएगा और AIDMK हो जाएगा 1972। उसी को हम व्याख्या करके लिखा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 21वां। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों सीपीआई और CPIM में, यानी कि एक कब, सीपीआई एक हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, सीपीएम। ये पूछ रहा है कि इन दोनों, इनका विभाजन सीपीआई और सीपीएम में कब हुआ है, तो ये कब हो जाएगा, 1964। ठीक है ना, वो भी चर्चा हम लोगों ने जो इसके पहले किया। अब ऑप्शन में 1964 जहाँ होगा वो सही हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार इसकी व्याख्या। भारतीय साम्यवादी दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी 1964 में कोलकाता में 7वें पार्टी सम्मेलन में हुआ। आगे देखते हैं 22वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन से दल संयुक्त मोर्चा का 1996-97 के दौरान सत्ता में था, भाग नहीं थे। देखिए 1996-97 में भारत में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी। भारत में किसकी सरकार थी? संयुक्त मोर्चा। संयुक्त मोर्चा का मतलब एक प्रकार से गठबंधन था, इसमें से कई राजनीतिक दल शामिल हुए थे। उसमें पूछा गया कौन सी पार्टी इस संयुक्त मोर्चे का भाग नहीं थी। बहुजन समाज पार्टी, समता पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी, असम गण परिषद। तो चलिए देखते हैं, चूँकि इस समय ये करंट का सवाल नहीं है, उस समय जब ये राजनीतिक गतिविधियाँ हुई थी, जब चुनाव हुए थे, सरकार बनी थी, तब ये ज़्यादा प्रश्न महत्वपूर्ण था, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए सवाल भी पूछा गया है, 1998 का सवाल पूछा गया है। देखिए 1998 में क्या है? बहुजन समाज पार्टी, ठीक, बहुजन समाज पार्टी, समता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी 1996 संयुक्त मोर्चा सरकार के अंग नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं 23वां सवाल, नीचे किसी राजनीतिक दल द्वारा लोकसभा के लगातार 3 निर्वाचन में प्राप्त मतों की प्रतिशतता दी गई। ये भी करंट का ही सवाल है, इसलिए इसको भी हम लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि ये पूछा गया है कि कोई पार्टी है जिसने 1984 की लोकसभा चुनाव, 1989 की लोकसभा चुनाव और 1991 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें कितना प्रतिशत मत हासिल किया था, वही इसी को पूछा गया है। तो ये अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी इतना महत्वपूर्ण सवाल नहीं, इसलिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं, नीचे कुछ राजनीतिक दल तथा 13वीं लोकसभा के निर्वाचन में इनके द्वारा जीते गए स्थानों की सूची दी गई है, उनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। सीपीएम, वही हम लोगों ने चर्चा किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, बीजेडी। यहाँ पर चर्चा देखिए, ये भी क्या है, एक बीजेडी राज्य स्तरीय पार्टी है, राज्य स्तरीय पार्टी है, ठीक है, राज्य स्तरीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी है, और इसका जो क्षेत्र है ना, ये कहाँ है? उड़ीसा है, ठीक है। इसको बीजू जनता दल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीजू जनता दल कहा जाता है, ठीक। और इसके जो मुखिया है, प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, वे कौन है? नवीन पटनायक, नवीन पटनायक, ठीक है। अधिकतर उड़ीसा में इस पार्टी की सरकार रही है, तो वहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न कथनों पर देखिए 25वां सवाल, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में कुछ नीति निर्देशन, कुछ वादे और कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत समाहित है। कारण, ठीक है। कथन क्या है? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार, यानी कि जो है गठबंधन वाली जो सरकार है, उसके अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडे में कुछ नीति निर्देशन, कुछ वादे और कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत समाहित हैं। कारण क्या है? वह बहुत सी चीज़ों की बृहद विस्तार में चर्चा करता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कथन क्या है, कारण क्या है, और ये उपयुक्त का सही है कि नहीं सही है, कथन कारण वाला प्रश्न है। तो देखिए पहला का दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही नहीं। उत्तर क्या माना गया है? यहाँ पर बी माना गया है, ठीक। चलिए उत्तर देख लेते हैं, बहुत इसमें समय देने की जरूरत नहीं है। वर्तमान समय में भारत में साझा सरकारों का दौर चल रहा है। इसका मतलब ये है, भारत में इस समय जो गठबंधन वाली सरकारें चल रही हैं चूँकि इस प्रकार की सरकार में कई दल शामिल होते हैं, इसलिए सभी दलों की भावनाओं को ध्यान में रखकर एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया जाता है और उसी के अनुरूप सरकार को चलाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार कथन और रीजन दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य में क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं है? तमिलनाडु में है, जम्मू कश्मीर में है, केरल में है,
आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ये सवाल कब कब पूछा गया है, ये डिपेंड करता है कि उत्तर क्या सही होगा, क्योंकि ये उस समय के करण पर आधारित ये सवाल है। वर्तमान में देखा जाए तो कहीं सभी जगहों पर क्षेत्रीय दल सत्ता में है। वर्तमान अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सभी राज्यों में क्या क्षेत्रीय दल सरकार में है। तो देखिए ये सवाल करण पर आधारित है, उस समय का है। व्याख्या देख लेते हैं सीधे। केरल में लगातार कांग्रेस अथवा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी सीपीएम के नेतृत्व में सरकार का गठन होता रहा है। ठीक, ये दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं। उस समय दोनों राष्ट्रीय पार्टियां थी, लेकिन वर्तमान में केवल कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, हालांकि सीपीएम भी राष्ट्रीय पार्टी है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सामान्यतः क्षेत्रीय दल ही सत्ता में रहे हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय दल ही सत्ता में रहे हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 से तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य में दो संघ राज्य क्षेत्रों नामतः जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 27वां सवाल कथन कारण से है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। भारत की केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते रहे हैं। यानी केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में, न कि मतों का बहुमत पाने वाले। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कहना ही चाह रहा है कि जो सत्ता में पार्टी आती है वो मतों की प्रतिशत के आधार पर नहीं आती है। जो उनकी प्रत्याशी जीत कराते हैं उनके सदस्यों की संख्या पर जो सरकारें बनती हैं, ना कि मतों के प्रतिशत के आधार पर। कभी कभी ये होता है कि कोई पार्टी ज़्यादा प्रतिशत मत प्राप्त करते हुए भी वो जो है चुनाव नहीं जीत पाती है। तो भारत में जो है निर्वाचन किस आधार पर होता है? तो निर्वाचन जो है अधिकतम मत प्राप्त करने के आधार पर ही होता है, ना कि जो है अधिकतम मत का प्रतिशत प्राप्त करने के आधार पर होता है। तो यहाँ पर देखिए कथन सही है। अब देखिए दल कारण क्या है? बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचन में प्राप्त मतों की अपेक्षा बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। ऊपर के दो वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। आर ए दोनों सही, परंतु आर ए सही की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोनों सही है और सही व्याख्या करता भी है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कम मत प्रतिशत के बावजूद सदस्यों के अपेक्षित बहुलता के आधार पर, यानी कि जिसके सदस्य अधिक संख्या में जीतेंगे वही पार्टी सरकार बनाएगी। इस कहने का मतलब यही है यहाँ पर। ये नहीं कि अगर किसी पार्टी के ज़्यादा वोट प्राप्त होते हैं, यानी कि वो पार्टी अधिक प्रतिशत मत प्राप्त करती है तो उसकी सरकार नहीं बनेगी। यह आवश्यक नहीं कि उसी सरकार बने जिसके प्रतिशत ज़्यादा हो। यहाँ जो है अगर उस पार्टी के ज़्यादा प्रत्याशी जीतते हैं, वोट का प्रतिशत से नहीं मतलब होता है, यहाँ पर जीतने वाले की संख्या पर निर्भर करता है। अगला देखिए कथन एक, संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन की जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी कि इनका कहने का मतलब है अगर महिलाओं को 33% यानी कि 1/3 सीटों पर आरक्षण देना है तो इसके लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इस आधार पर भी हो सकता है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं
अगर वो अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारते हैं तो उन कुल प्रत्याशी में से 1/3 यानी कि 33% महिलाओं को उतार दे चुनाव में, तो इस आधार पर जो है उनको आरक्षण मिल जाएगा। यहाँ पर कहने का मतलब देखिए कथन, अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं क्या सही दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद, संविधान व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 333 से 334 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में कुछ विशेष वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करते हैं जिसमें महिलाएं नहीं है, अतः संविधान में संशोधन कर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। स्पष्ट है, कथन गलत है। यानी कि यह कहने का मतलब ये है कि अगर जो है लोकसभा विधानसभा या किसी भी सदन में महिलाओं को आरक्षण देना है तो सबसे पहले अनुच्छेद, ठीक, अनुच्छेद 333 और अनुच्छेद 334 में संशोधन करना पड़ेगा, तभी इनको जो आरक्षण दिया जा सकता है। इस आधार पर ये जो कथन है, इनका कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, जबकि कारण सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। अत्यधिक कारण क्या है, अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। हाँ, ये बात सही है, भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। अगर किसी देश में देखिए एक दलीय प्रणाली में, अगर किसी देश के शासन में एक दलीय प्रणाली है तो वहाँ पर शासन या दलीय व्यवस्था ज़्यादा स्थायी होगी। ठीक है, अगर वहाँ पर द्विदलीय व्यवस्था है, ठीक जैसा ब्रिटेन और अमेरिका में है, क्या हो, द्विदलीय व्यवस्था, तो वहाँ पर भी राजनीतिक पार्टियाँ अस्थायी रूप से ही होती हैं। लेकिन जहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है, क्या यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है ना, तो वहाँ पर अस्थायी नहीं होता है, राजनीतिक पार्टियों का उतना अस्थायित्व नहीं होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है व्याख्या और क्या कह रहा है। तो इस आधार पर एक जो है कथन और कारण इसकी व्याख्या भी करता है, दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, क्योंकि भारत में क्या है, अस्थायी दलीय व्यवस्था भी नहीं है और अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फिलहाल इसका उत्तर क्या दिया हुआ है। भारतीय लोकतंत्र अभी संक्रमण काल से गुजर रहा है। यहाँ पर अभी जातिवाद एवं क्षेत्रीयतावाद बुरी तरह से हावी है तथा विभिन्न स्वार्थों की पूर्ति के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों का गठन क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा कर लिया जाता है, किंतु मात्र यही एक कारण नहीं जिसकी वजह से भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था का विकास नहीं हो पाया है। इसके लिए अन्य सामाजिक आर्थिक कारण सही, यानी कि कथन तो दोनों सही है, कथन भी सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। लेकिन इनका कहने का मतलब ये है, कारण जो है पूर्ण रूप से कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें से जो भी ऑप्शन ये होगा, यानी कि कथन व कारण दोनों सही है, दोनों सही है, परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। ठीक, ये वाला ऑप्शन जहाँ भी होगा वो सही हो जाएगा। चलिए तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। भारत में निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? दलीय व्यवस्था किसका है? सामाजिक व्यवस्था का, राजनीतिक व्यवस्था का, आर्थिक व्यवस्था का, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। दलीय व्यवस्था किसका है? राजनीतिक व्यवस्था का ना, तो ये होना चाहिए क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र से ही दलीय दल जुड़े होते हैं।
देखिए व्याख्या है, दलीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का अंग है। दलीय व्यवस्था के द्वारा ही लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता गठन एवं सरकार का संचालन किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे।